नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है। साथ साथ दोस्तों कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको बताएंगे क्या इसमें वर्ण व्यवस्था में कुछ इधर उधर परिवर्तन हो सकता था। दोस्तों, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, तब महिलाओं से क्या पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। नियोग प्रथा के बारे में जानेंगे और नियोग प्रथा से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों, ऋग्वेद काल में क्या दास प्रथा विद्यमान थी, अगर दास प्रथा विद्यमान थी तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, और इससे संबंधित पिछले साल के प्रश्न देखेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसमें कंटेंट निकलेगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अब सी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और इस अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी दोस्तों को सजेस्ट करें। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है दोस्तों ऋग्वेद काल की जो वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों, सबसे ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, और दोस्तों इस वर्ण शब्द का ऋग्वेद में अर्थ क्या है, रंग और व्यवसाय। यानी वर्ण शब्द का ऋग्वेद में जो उल्लेख हुआ है उसका अर्थ होता है रंग और एक व्यवसाय के चयन के हिसाब से। तो रंग के आधार पे भी वर्ण बात बताया गया है और व्यवसाय के आधार पर भी। दोस्तों, शुरुआत में कितने वर्ण थे ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेदिक काल में? तो दोस्तों, ब्रह्म था, क्षत्र था, विष था। शूद्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। शूद्र का कॉन्सेप्ट कब आया? 10वां मंडल लिखा गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर क्या होगा? पुरुष सूक्त। और किस मंडल में? तो दोस्तों 10वां मंडल। इस प्रकार आप लोग दोस्तों कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जन्मना ना होकर कर्म पर आधारित थी। और जैसे कर्म पर कैसे आधारित थी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपने विश्वामित्र का नाम सुना होगा। तो विश्वामित्र कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे। ये जन्म से दोस्तों विश्वामित्र राजन्य थे, लेकिन इनका कर्म से क्या थे? पुरोहित थे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप मतलब ब्रह्म कुल में पैदा हुए हैं तो आप क्षत्र में नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। और क्षत्र में अगर पैदा हुए हैं तो आप ब्रह्म में भी आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है विश्वामित्र। अर्थात दोस्तों, इससे विश्वामित्र के एग्जाम्पल से अर्थ निकलता है कि समाज में व्यवसाय परिवर्तन संभव था। और दोस्तों, ये भी एक पॉइंट आप याद रखिए कि एक ही घर में भिन्न भिन्न व्यवसाय वाले लोग रहते थे। सपोज दैट कोई एक घर है, इसमें ये है, ये छत्र है, ये ब्रह्म है, ये विष है, तो अलग अलग कार्यों के हिसाब से एक ही घर में लोग रह सकते थे। ऋग्वेद में एक एग्जाम्पल भी है। कैसे? एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली उपल पक्षिणी है। ये दोस्तों किसमें कहा गया है? दोस्तों, ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में राइट आंसर है। तो इससे क्या निकलता है? एक कवि भी, एक वैद्य भी और एक माँ अन्न पीसने वाली किसमें रहते थे? ऋग्वेद के 9वें मंडल के अनुसार एक ही घर में रहते थे। तो आप इस प्रकार ये समझ सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कोई गतिशील थी। यहाँ एक वर्ग से आप दूसरे वर्ग में वर्ण में जा सकते थे। और उत्तर वैदिक काल में क्या आया? जब धीरे धीरे 6th सेंचुरी बीसी के आसपास लोहे की मतलब खोज हुई, तो धीरे समाज परिवर्तन आया, और वो मैं आपको उत्तर वैदिक काल में बताऊंगा, तो आपको बता दूंगा। यहाँ ऋग्वेद काल में आप वर्ण व्यवस्था को समझ गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है कि ऋग्वेदिक कालीन महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों, ऋग्वेदिक कालीन महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। सूक्तों में पुत्र जन्म की कामना की गई है, पुत्री जन्म की नहीं की गई है। लेकिन तब भी दोस्तों पुत्रियों की स्थिति कैसी थी? इन्हें ना तो ऋग्वेदिक कालीन या पूर्व वैदिक काल में ना तो इन्हें अभिशाप माना जाता था, और इनकी स्थिति भी अच्छी थी। अब दोस्तों, एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में पत्नी का क्या महत्व है। तो मतलब ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था जय देशतम, पत्नी ही गृह है। इसका राइट आंसर ये था। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पति पत्नी सदा उद्यमशील हो, क्योंकि उद्यम को ही संसार में सुख मिलता है। किसमें कहा गया? इसका दोस्तों राइट आंसर है अथर्ववेद, कि पत्नी पत्नी सदा उद्यमशील हो और उद्यमी को ही संसार में सुख मिलता है। एक प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं को विदाई के समय दिए जाने वाले धन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बहुतु। दोस्तों, जो लोग टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए राम मार्ग प्रश्न है, आपका कोई बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। तो यस, उपनयन संस्कार महिलाओं का होता था। तो ये कथन कारक में पूछा सकता है। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऋग्वेद में मंत्रों की रचना करने वाली कौन कौन सी विदुषी महिलाएं हैं। तो ये बेसिकली 8 हैं। कौन कौन से हैं? सची,
पोलमी, सूर्या, रोमसा, अपाला, घोषा, लोमुद्रा, विश्ववारा, कांछावृत्ति, विश्वफला, मुद मुदगलानी। तो आपको इसमें कौन कौन सा याद रखना है? अपाला याद रखना है, घोषा याद रखना है, लोमुद्रा याद रखना है, विश्वधारा। ये आपको 4 तो याद रखने हैं और ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। अब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं कि ब्रह्मवादिनी और मंत्र दृष्टा कहा गया है किसे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्ववारा को। विदर्भ राजकुल में उत्पन्न होने वाली विदुषी महिला कौन थी? दोस्तों ये भी लोपमुद्रा है। अगर पूछा जाए कि अगस्त्य ऋषि की पत्नी कौन थी, तो लोपमुद्रा है। ये एग्जाम में कई बार वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि कौन सी विदुषी महिला अपने पिता के खेतों की देखभाल करती है? दोस्तों इसका भी राइट आंसर है अपाला। अब दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छे लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। क्या है? किस विदुषी महिला ने अश्विन की कृपा से, अश्विन कौन है? देवता। और कौन से देवता हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको देवता वाले वीडियो में बताया है। दोस्तों अश्विन की कृपा से अधिक उम्र बीत जाने के बाद भी विवाह का सुख प्राप्त किया था। दोस्तों ये कच्छीवान की पत्नी कौन थी? घोषा। ये राइट आंसर है। अब दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी ऋग्वेद काल में महिलाएं योद्धा स्त्रियां थी, तो आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? 4-5 स्त्रियों के नाम दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में ऋग्वेदिक कालीन की योद्धा महिलाएं थी, उसमें एक आध नहीं होगा और ये राइट आंसर है। शशि यशी, विश्वफला, मुदगलिनी और बद्रीमती। तो ये दोस्तों कैसी थी? योद्धा महिलाएं थी। और इन योद्धा महिलाओं से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है किस ऋग्वेदिक महिला ने युद्ध में अपना पैर खो दिया था? दोस्तों ये विश्वफला थी। आपको राइट आंसर विश्वफला है। बहुत रेयर प्रश्न है, आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि तेतरी ब्राह्मण में किसे सेना का देवता या सेनानी कहा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है इंद्राणी। अगला अब आपको पॉइंट, आपको बेसिक जानकारी के लिए बताया गया है कि जो ये महिलाएं थी दोस्तों ये सभा में भी भाग ले सकती हैं और समिति में भी भाग ले सकती हैं। सभा समिति क्या होती है, हम लोग जो पॉलिटिकल वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको बता देंगे। अब यहाँ पे ये भी याद रखिए कि जो महिलाएं थी ये संपत्ति और राजनीति संबंधी इनके अधिकार नहीं थे, लेकिन इनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? ठीक थी। तो पॉलिटिकल और राजनीतिक स्थिति तो ये मतलब पॉलिटिकल और ये मतलब ये संपत्ति, तो प्रॉपर्टी और पॉलिटिक्स में इनका कोई विशेष राइट नहीं थे, लेकिन ये संपत्ति थी इस पे राइट्स थे। अगर इनका कोई भाई ना हो और ये आज कुमारी हो तो इन्हें संपत्ति भी मिलती थी। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पुरुषों के समान इन महिलाओं के अधिकार थे। महिलाएं आर्थिक उत्पादन में भाग लेती थी। तो आप लोग ये विपसला और इंद्राणी वाला इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक शब्द है, टर्म है, उनका अर्थ एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम में पूछा था कि सीरी से आप क्या समझते हैं? तो सीरी क्या होती है? कपड़े पर सिलाई बुनाई करने वाली महिलाएं कहलाती हैं। पेशकरी कौन सी महिलाएं होती हैं? कपड़े पर कढ़ाई करने वाली महिलाएं होती हैं। रजयित्री कौन सी महिलाएं होती हैं? रंगाई करने वाली महिलाएं। स्वीकारी कौन सी महिलाएं होती हैं? कसीदा काटने वाली महिलाएं। उपल पक्षणी कौन सी महिलाएं होती हैं? अनाज पीसने वाली महिलाएं। कंठ की कारी कौन सी महिलाएं होती हैं? बांस पर काम करने वाली महिलाएं। विदलकारी कौन सी महिलाएं होती हैं? बेत की टोकरी बनाने वाली। तो आप लोग ये एक बार टर्म याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये टर्म लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों अन्य प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि समाज में क्या था? ऋग्वेदिक कालीन समाज था, यहाँ नियोग प्रथा भी थी, विधवा पुनर्विवाह भी होता था, अंतर जाति विवाह भी होता था, और विवाह का दोस्तों उद्देश्य क्या होता था? संतान की प्राप्ति। तो आप लोग ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। और ऋग्वेद में दोस्तों और क्या था? ऋग्वेदिक कालीन समाज में एकल विवाह होता था, बहुपत्नी विवाह होता था और बहुपतित्व विवाह का भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। लेकिन ये बहुपतित्व की प्रथा दोस्तों प्रचलित नहीं थी, आप लोगों को ये भी याद रखना है। और दोस्तों आपको ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने स्पष्ट रूप से बहुपतित्व विवाह को निषेध किया है, निषेध को मना किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। अब दोस्तों निकलता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजाओं की कितनी रानियां होती थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 रानियां होती थी। कौन कौन सी? महिषी, प्रवक्ता, वावता और पालागली। पालागली क्या होता है? दरबार के ही किसी पदाधिकारी की कन्या को क्या कहते हैं? पालागली। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये भी टर्म सीधे सीधे पूछा जा सकता है। और ये चारों पत्नियों का उल्लेख किसमें है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में। और दोस्तों किसने मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख किया है दोस्तों? मैत्रायणी संहिता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और इस चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर आप सजेस्ट कीजिए।
अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल विवाह प्रचलित था ऋग्वेद काल में, तो नहीं प्रचलित था। विवाह की ऋग्वेद काल में मतलब पूर्व वैदिक काल में क्या उम्र होती थी महिलाओं की, तो 16 से 17 वर्ष की महिलाओं की मतलब लड़कियों की शादी हो जाती थी। और दोस्तों आर्य वर्ण को दास वर्ण के साथ विवाह भी नहीं होता था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। स्त्रियों का स्वयंवर का अधिकार था, ये भी आप याद रखिएगा। अब प्रश्न बनता है कि जो पूर्व वैदिक काल में स्वयंवर कहाँ होता था। दोस्तों एक मेला लगता था, समन मेला, तो इसी में स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। और समाज में जस्त कुमारी भी थी, जैसे ऋग्वेदिक रचनाकार घोषा। जस्त कुमारी क्या होती है दोस्तों, अविवाहित महिला है। सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था समाज में। पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई ऋग्वेदिक समाज या पूर्व वैदिक समाज की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये नियोग प्रथा क्या थी। तो मैं नियोग प्रथा पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो नी मतलब निश्चय के लिए किए जाने वाला योग। निश्चय दोस्तों क्या, पुत्र। तो ये जब तक पुत्र के लिए किए जाने वाला संबंध ही नियोग प्रथा कहलाता है। तो ये जो किससे संबंध स्थापित किया जाता था दोस्तों, अपने देवर के साथ। और नियोग प्रथा में दोस्तों कब तक ये संबंध स्थापित किया जाता था, जब तक दोस्तों पुत्र ना हो जाए। और जो पुत्र होता था उसको क्या कहते थे, क्षेत्रज। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्षेत्रज। और ये दोस्तों प्रथा क्यों विद्यमान थी, क्योंकि वेद किसी भी स्त्री को निसंतान होने की इजाजत नहीं देती थी। एक तो कारण ये था। सेकेंड कारण ये था कि दोस्त ये कबीलाई समाज था, और कबीलाई समाज में होता है संघर्ष, तो उसके लिए चाहिए लड़का, क्योंकि लड़के ज्यादा हथियार के रूप में एक तरीके से कार्य करता है। अब दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में दत्तक ग्रहण का कोई उल्लेख है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, दत्तक ग्रहण का भी उल्लेख है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब अगला जो दास, पूर्व वैदिक काल में कोई दास व्यवस्था थी या दासों का क्या उल्लेख है, और ये कॉन्सेप्ट टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही रेयर है, सबको पता नहीं होता है। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले बताना चाहेंगे कि ये जो टारगेट विद मृत्युंजय का यूट्यूब चैनल है, आप लोग ये प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। और यहाँ पे हम लोग वैदिक सभ्यता के 18 क्लास कर चुके हैं, तो आपको ये 18 क्लास जरूर करने हैं, क्योंकि हम लोग इसमें वैदिक लिटरेचर की चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग वैदिक लिटरेचर की दोबारा अब यहाँ आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो आप लोग एक बार ये फोल्डर देखिएगा, इसमें जितने भी लेक्चर हैं सब देख लीजिएगा। और साथ साथ दोस्तों इस प्लेलिस्ट में और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण फोल्डर बने हुए हैं, वो भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि पूर्व वैदिक काल में दास प्रथा का क्या सिस्टम था। तो दोस्तों ऋग्वेदिक समाज में दास प्रथा थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऋग्वेदिक समाज में दास प्रथा थी, तो राइट आंसर होगा हाँ। और दोस्तों दासों की तुलना दासियों से अधिक उल्लेख की गई है। दासों का ज्यादा उल्लेख हुआ है, दासियों का कम। अब दास दोस्तों घरेलू होते थे, इनका आर्थिक उत्पादन में नहीं लगाया जाता था। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो पूर्व वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख है ऋग्वेदिक समाज में, तो ये इनका दासों का प्रयोग खेती में नहीं प्रयोग किया जाता था, इन्हें घरेलू काम में प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों ऋग्वेद में दो शब्द आए हैं, कौन कौन से, दास एवं दस्यु। तो आप लोग ये याद रखना है कि ऋग्वेद में दास का भी उल्लेख है और दस्यु का। अब दोस्तों ऋग्वेद में दस्यु के विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो दस्यु के क्या क्या नाम दिए गए हैं, पहला नाम है कृष्णा त्वच, अन्य व्रत, आयचवन, मृद वाक, अनास। तो दोस्तों ये अन्य व्रत क्या होता था, वैदिक मंत्रों को ना मानने वाला, ये होता था दस्यु। मृद वाक क्या होता था, भिन्न बोली बोलने वाला। और अनास क्या होता था, बिना नाक या मुख वाला। तो ये हो गए दस्युओं के नाम। अब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस देवता को दस्युहन कहा जाता था। दोस्तों इसका राइट आंसर है इंद्र। और एग्जाम में ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस मंडल में दीर्घतम ऋषि और अंग की रानी की एक दासी से उत्पन्न दासपुत्र कच्छीवन का उल्लेख है। तो दोस्तों ये प्रथम मंडल में उल्लेख है, आप लोग बहुत याद रखिएगा, इसमें अच्छे से लोग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो आप लोग इसको, इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा और अच्छे से अपना नोट्स बनाते चलिएगा। धीरे धीरे ऐसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब एक साल निकल जाती है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं अन्य प्रश्नों पे। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि कवच एलुस कौन थे, तो दोस्तों ये वैदिक ऋचाओं को रचना करने वाले दास पुत्र थे। और ये कहाँ बताया गया है, 10वां मंडल में। तो कवच एलुस का भी आपको याद रखना है, इन्होंने क्या किया, वैदिक ऋचाओं की रचना की, और ये दास पुत्र थे। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए दासों से संबंधित कि ऋग्वेदिक ऋषि किस दास की उदारता की प्रशंसा करते हैं, तो दोस्तों ये दास था बलभूत। तो बलभूत का नाम याद रखना है। और अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए किस दास ने स्वयं को देवक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये दोस्तों राइट आंसर है देवक। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेद में
दस्यु हत्या का उल्लेख मिलता है, लेकिन दास हत्या का नहीं। ये यूजीसी नेट के स्टेटमेंट के रूप में बनाया जा सकता है। अगर प्रश्न पूछा जाए जो ब्रात्य ब्राह्मण में दीक्षित हो जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ब्रात्य मतलब बाहरी लोग जो बाहर से आए होते हैं और ब्राह्मण धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, तो इससे कहते थे दोस्तों दीक्षित वाहन। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, जो ये बाहर के लोग होते थे या जो लोग आर्य नहीं होते थे तो उन्हें आर्य में कैसे कन्वर्ट किया जाता था? तो अगर एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, किस यज्ञ द्वारा आर्यतर लोगों को आर्य समुदाय में शामिल किया जाता था? तो जो अनार्य होते थे उन्हें आर्य बनाया जाता था, ब्रात स्टोम यज्ञ किया जाता था। और ये ब्रात स्टोम यज्ञ का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? पंचविश ब्राह्मण में। अब आप ये भी याद रखिए कि दासी शब्द का क्या उल्लेख है? तो दोस्तों हाँ है, किसमें है दोस्तों? अथर्ववेद में। तो आप लोग ये दासी का आप लोग याद रखिएगा कि दास का ऋग्वेद में उल्लेख है, दासी का अथर्ववेद में। अब दोस्तों मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे? रथदौड़, घुड़दौड़ और पासा। और ये पासे का खेल और जुआ खेलने का स्थान क्या होता था दोस्तों? सभा। समिति में नहीं खेला जाता था, सभा में खेला जाता था। और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन था? बीड़ा। दुंदुभी क्या होता था दोस्तों? युद्ध का वाद्य यंत्र। आपने महाभारत वगैरह में भी देखा होगा। तो दोस्तों ये हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, और इस चैनल को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।